सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज की 5 बड़ी खबरें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहली खबर, एफआईआर आपके द्वार, तबादलों पर तकरार, देर कर दी मेहरबा आते आते, नकली से सावधान, और ये कैसा सिंघम। चलिए तो मध्य प्रदेश की खबर की शुरुआत करते हैं भोपाल की खबर से। मिड सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं, जैसा आपको बता रहे हैं, भोपाल की खबर से, जहां प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। इस पायलट प्रोजेक्ट में राजधानी के 2 थानों को शामिल किया गया। शहरी थाना पिपलानी और ग्रामीण थाना वैरसिया को शामिल किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी विवेक जौहरी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़ी है। पुलिस के बारे में देश की सोच बदल गई है। बंदूक डंडा होने के बाद भी हाथ जोड़े पुलिस का जवाब खड़ा रहता है, पुलिस का जवान खड़ा रहता है। देश की यह पहली पहल है जो नजीर बनेगी। थाना खुद आपके पास जाएगा एफआईआर करने के लिए। दरअसल कैसे होगा ये, जरा सुन लीजिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। एफआईआर आपके द्वार, इस कार्यक्रम को लेके हमारी पुलिस आपके सामने है, पुलिसिंग आपके सामने है। हमारी पुलिस, जिसके बारे में लोग कहते थे कि चौराहे पर पुलिस खड़ी है तो परेशानी को खड़ी है, परेशान करने को खड़ी है। आज चौराहे वीरान है पर पुलिस खड़ी है। जैसे सीमा पर सैनिक देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है, आज वैसे ही हमारा पुलिस का जवान हर चौराहे पर, हर गली पर आम जनता की रक्षा के लिए खड़ा दिखाई दिया। हम लोग सुरक्षित रहे, महफूज रहे, इसलिए अपने घरों के अंदर थे और अपनी अपनी जान की चिंता कर रहे थे। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी जान की चिंता कर रहा था, ये उसमें मूल बात थी। और इसके कारण से पुलिस के बारे में सोच बदल गया एकदम देश का। ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कि पुलिस के बारे में पहले लोगों का जो एक विचार रहा करता था, एक सोच रहा करता था, वो नेगेटिव टाइप का होता था। लोग कहते थे कि पुलिस जाति करती है, पुलिस वही करती है जहां कुछ और हो जाए उन्हीं की सुनी जाती है। लेकिन इस वक्त कोरोना के कहर में सब कुछ देखने को मिला। इस संकट में यदि कोई खड़ा दिखाई दिया तो पुलिस के जवान है, पुलिस के अफसर है। कुछ अफसर तो ऐसे हैं, जो कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपने घर तक नहीं लौटे। लेकिन अब आपको भी थाने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके द्वार तक भी पुलिस पहुंचेगी। कैसे, समझते हैं हम। मेरे साथ शोएब जोड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। शोएब, ये बड़ी एक अलग तरह की योजना है सरकार का, पायलट प्रोजेक्ट के बतौर मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है और देश में मुझे लग रहा है ये पहली ऐसी योजना है जिसमें आपके द्वार एफआईआर। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देश की पहली ये योजना है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत एफआईआर आपके द्वार आज इसकी शुरुआत हुई है। और प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके द्वारा भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम से इसकी शुरुआत हुई है। खासतौर से अगर बात करें तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस योजना की शुरुआत के दौरान मौजूद थे। डीजीपी विवेक जौहरी समेत एस के जो झा हैं दूरसंचार के एडीजी, वो भी मौजूद थे। खासतौर से देखिए, अगर इस योजना की बात की जाए तो डायल 100 के जरिए अब जो है एफआईआर की जा सकेगी। जिस तरह से लगातार देखने को मिलता है कि एफआईआरों में काफी समय बीत जाता है और जो अपराधी हैं वो भी पकड़ नहीं जाते। कई बार देखने में लोग परेशान होते हैं, थानों के चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस योजना के तहत एक कॉल करिए डायल 100 पर, जो एफआरवी है वो आप तक पहुंचेगी और आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन सिर्फ गंभीर जो मामले हैं उनको इस श्रेणी में यही नहीं रखा गया, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए बलात्कार की घटनाएं हो या हत्या की घटनाएं हो तो उनको इसकी श्रेणी में नहीं लगा। लेकिन लूट हो या चोरी हो या मारपीट हो या सड़क पर किसी तरह की लड़कियों के साथ छेड़खानी हो तो सिर्फ डायल 100 पर कॉल कीजिए और उसके बाद जब डायल 100 आपके पास पहुंचेगी
पूरे मामले की तस्दीक की जाएगी, वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी और उसके बाद एफआईआर होगी। तो एक अच्छी पहल भी है, लेकिन सिर्फ कहा जा रहा है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 31 अगस्त तक इस योजना को बनाया गया। अगर इसके परिणाम बेहतर मिलते हैं तो आगे अन्य थानों में इस योजना को लागू किया जाएगा। अमूमन ये चर्चा होती रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के इस समय गृह मंत्री नए हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और वो नवाचार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित है, तारीफ होना चाहिए, लेकिन कई दफा ये भी देखने को मिला है कि लोग जब थाने पहुंचते हैं वहां भी उनकी सुनवाई नहीं होती, तो क्या पुलिस द्वार तक पहुंच जाएगी? ये बड़ा सवाल भी रहेगा सामने। बिल्कुल, देखिए नवाचार की शुरुआत गृह मंत्री ने की है, और लेकिन बिल्कुल सही सवाल है आपका, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि थानों पर भी शिकायत नहीं हो पाती और लोग परेशान दिखते हैं। कई बार इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि उस थानों की सीमाएं, उसमें भी लोग उलझते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए, अब इस समस्याओं को हल करने के लिए ये नई योजना बनाई गई है। कितनी कारगर साबित होती है ये आने वाला समय बताएगा, और इसकी एक समय सीमा भी अभी यहाँ पर तय की गई है। 3 माह का समय रखा गया है। परिणाम अगर अच्छे होते हैं तो प्रदेश के कई जो थाने हैं उनमें ये योजना को लागू किया जाएगा। चलिए, हम उम्मीद यही करेंगे कि योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन जब इसको अमली जामा पहनाया गया है तो वह आगे चलकर भी 3 महीने बाद भी उसके परिणाम जो है वो सार्थक नजर आए। क्योंकि अभी तक तो पुलिस पर यही आरोप लगते रहे कि थाने पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन जैसा हमने कहा कि बीते दिनों में पुलिस की छवि बदली है, क्योंकि लोग घरों में यदि आज ठीक ढंग से रह पा रहे हैं तो उसकी वजह भी पुलिस है। वो सड़कों पर है और लोग घरों में है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी मध्य प्रदेश की भोपाल से ये खबर आ रही। दूसरी खबर में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, और इस प्रेस वार्ता के जरिए एक बार फिर जमकर निशाने पर रही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। पटवारी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों को मदद नहीं मिल रही है, किसी मजदूर के खाते में राशि नहीं पहुंची है, बल्कि राशि बांटने के नाम पर बीजेपी ने घोटाला किया है। इतना ही नहीं, पटवारी ने तबादलों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कोरोना काल में सरकार ट्रांसफर में लगी है, प्रदेश में तबादला उद्योग चल रहा है, तबादलों पर तकरार। भोपाल से जीतू पटवारी की एक खबर है, लेकिन क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी ये सुन लीजिए, फिर हम भी इस पर कुछ कहेंगे। अब जब कोविड को लेकर पूरा प्रदेश त्राई त्राई कर रहा है, अब ये ट्रांसफर में लगे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि हर मजदूर के खाते में 7,500 रुपया जल्दी से जल्दी ये सरकार डाले, जो कि केवल मैं पैसे अब इनके खाते में डालेंगे, अब इनके खाते में डालेंगे, इनके खाते में। मेरा दावा भी है और चुनौती भी है। करोड़ों में तो संख्या बताते हैं कि इनके खाते में डालेंगे, पर किसके खाते में डले आज तक कोई प्रमाण न टेलीविजन पे, न जर्नलिज्म में, न किसी के सामने नहीं आया। एक तरह का ये भी घोटाला है, इसकी भी समय आएगा जब बात करेंगे। चलिए, तो तबादलों को लेकर यह पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। जब सरकार कांग्रेस की थी तो बहुत तेजी से तबादले हुए थे, रोज एक नई सूची दिखाई देती थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 50 अफसरों के ट्रांसफर कर दिए, तो फिर कांग्रेस की निगाहें टेढ़ी हो गई। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमसे तो कहते थे, आपने भी तो वही किया। लेकिन ट्रांसफर करना क्या सरकार की मजबूरी थी या जरूरी था? बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त आकाश जोड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं ट्रांसफर्स को लेकर। जब सरकारें बदलती है तो ये कोई नई बात नहीं है। उमा भारती से लेकर वर्तमान की सरकार तक, या बीच में कांग्रेस की सरकार, बड़ी बड़ी सूचियां आती है, देखी जाती है। फिर एक बार जीतू पटवारी के निशाने पर है। मीडिया के प्रभारी भी है जीतू पटवारी, और बोलने में बड़े तेज तर्रार हैं। जब कभी बोलते हैं तो कई तरह के सवाल खड़े करते। लेकिन क्या देखा जाए, क्या ये 24 सीटों पर चुनाव होना है तो कांग्रेस की तैयारी शुरू हो गई है? विपक्ष की जो भूमिका होना चाहिए उसके रूप में दिखाई दे रहा है जीतू पटवारी? जी निश्चित रूप से मनोज जी, क्योंकि जो कांग्रेस के आरोप हैं, अगर हम सीधे तौर पर देखें तो ट्रांसफर को लेकर भी जो है कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है। खुद जीतू पटवारी जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, जो है कांग्रेस के, अगर हम देखें एक कद्दावर नेता है, और सीधे तौर पर सरकार पर कई गंभीर आरोप उन्होंने आज लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकारों के साथ चर्चा की थी, उसमें साफ तौर पर अगर हम देखें तो एक तरीके से सरकार को घेरने वाला रवैया यहाँ पर जीतू पटवारी का देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से 2 से 3 दिन पहले थोकबंद तबादले किए गए हैं, कई वरिष्ठ आईएएसओ के जो पोस्टिंग है, उनकी पोस्टिंग जो है बदल दी गई है, उनकी नई जगह पोस्टिंग की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार जिस तरीके से श्रमिकों को, मजदूरों को जो है 7,500 रुपए देने के जो दावा कर रही है,
उसको लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। और इसी बीच क्योंकि अगर हम देखें तो अन्नदाता को लेकर भी जो है तमाम आरोप जीतू पटवारी ने लगाए हैं। तो कुल मिलाकर जो आगामी समय में जो है उपचुनाव होने वाले हैं 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में, 24 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसकी तैयारी भी एक तरीके से इसको माना जा सकता है। क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो सरकार के दृष्टिकोण से कोरोना के संकट काल में बीजेपी सरकार जो है तमाम चीजें कर रही है, लोगों को सहायता पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी सुनवाई की जा रही है, श्रमिकों को वापस लेकर आया जा रहा है। लेकिन संगठन स्तर पर भी, क्योंकि बीजेपी में देखा जाता है कि बीजेपी एक केडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी में संगठन सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करता है। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी में यही एक बड़ा अंतर है कि कांग्रेस में सत्ता और संगठन में समन्वय देखने को नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी में देखने को मिलता है। यही कारण है कि कांग्रेस बीजेपी संगठन भी जो है पैरेलल तरीके से पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये भी आरोप लगातार लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार बीजेपी की है। बीजेपी ये कह रही है कि जो कांग्रेस के नेता है वो या तो पत्र जारी कर देते हैं या बयान के जरिए अपनी बात कह देते हैं। है कहां कांग्रेस के नेता, और क्या ये बयानों से काम चल जाएगा 24 सीटों पर? जी बिल्कुल मनोज जी, यही एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठाती है उसके आरोपों का जो है बीजेपी भी पलटवार करती है। लेकिन कांग्रेस की भी एक अपनी रणनीति है, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है, कांग्रेस एक अलग विचारधारा की पार्टी है। और उस विचारधारा को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपने जो पुराने कार्यकर्ता है और जो नए कार्यकर्ता है, क्योंकि एनएसयूआई के अलावा अगर हम बात करें यूथ कांग्रेस का चुनाव भी होना था, लेकिन कोरोना संकट काल के कारण वो जो है चुनाव संपन्न नहीं हो पाया, पूरी चुनाव प्रक्रिया नहीं हो पाई। तो अब यूथ विंग के सहारे जो है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें वो भी सोशल मीडिया के सहारे जो है लोगों तक जो है सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां पहुंचाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस भी अब सोशल मीडिया के सहारे युवाओं को, किसानों को और खास तौर पर जो कांग्रेस का सेवा दल है उसको दोबारा से जो है रीएक्टिवेट करने की तैयारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कर रही है। क्योंकि जो उपचुनाव होगा उसमें दो बड़े केंद्र होंगे, एक श्रमिक होगा, मजदूर होगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है अन्नदाता किसान होगा। इन दोनों पर ही जो है पूरा चुनाव केंद्रित होने वाला है उपचुनाव। और उसी के बाद स्पष्ट होगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, बीजेपी या कांग्रेस। क्योंकि ये 24 सीटें जिन्होंने जो है कांग्रेस का पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में खेल बिगाड़ा था, कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहाँ पर इन 24 सीटों पर जो है। जी मनोज जी, चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है आकाश, हम समझ सकते हैं कि दरअसल पूरा जो खेल है वो वही है, राजनीति का खेल है। 24 सीटों पर चुनाव होना है और कांग्रेस का हक भी बनता है, विपक्ष में है इस वक्त कांग्रेस, और कांग्रेस चाहती है कि जो मुद्दे दिखाई दे उनकी चर्चा भी होना चाहिए। अगली खबर, अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल करते हुए दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए 4 ट्रेनों को मंजूरी दे दी है। इन ट्रेनों से श्रमिक, छात्र, मेडिकल इमरजेंसी और काम से बाहर गए लोग वापस आ सकेंगे। लोगों को आने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने सफर के लिए ऐप का लिंक और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। देर कर दी मेहरबान आते आते। दरअसल लंबे समय से ये जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक प्रयास है कि जल्दी जो लोग बाहर हैं उनको लाया जाए। उसके लिए ट्रेनों को मंजूरी भी दे दी है, पर इस पर भी भारतीय जनता पार्टी यानी वहां के विपक्ष को सवाल दिख रहे हैं, सवाल खड़े कर रही है। चलते हैं कुलेश्वर पांडे के पास छत्तीसगढ़ और समझते हैं इस पूरे मामले को। कुलेश्वर, कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से आना है, चाहे मजदूर है, छात्र है या बाकी अन्य लोग जो बाहर अपने काम में लगे हैं, लेकिन सरकार ने 3 ट्रेन दे दी है लोगों को आने के लिए कि वो ट्रेन के जरिए आ जाए। क्या कहेंगे, क्या कब तक लोग आ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल मनोज जी, बताना चाहूंगा कि जो पंजीकृत जो मजदूर हैं छत्तीसगढ़ के, वो 1,28,000 जो सरकार ने आंकड़ा जो जारी किया है, वो 1,28,000 जो श्रमिक है वो अन्य राज्य में फंसे हुए हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा कि परसों से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो परसों जब राज्य सरकार ने जारी किया था कि 4 ट्रेन स्पेशल चलाई जाएगी, उसके बाद कल जो है 11 ट्रेन की अनुमति और यहाँ पे दी गई राज्य सरकार को। तो कुल मिलाकर टोटल अगर छत्तीसगढ़ से बात की जाए तो जो अन्य राज्य में श्रमिक फंसे हुए हैं, कुल 15 ट्रेन जो है अब राज्य सरकार ने जो है 15 स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है, जो अन्य राज्य में जो फंसे मजदूर है उनको लेकर छत्तीसगढ़ आएगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो काफी देरी से जो है ये निर्णय लिया गया। हमने देखा कि कई जो मजदूर हैं पैदल चल के आ रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा जो घटना था बस्तर का, जी, जो मड़काम जो बच्ची थी छोटी सी, वो करीब 100 किलोमीटर दूरी तेलंगाना से पैदल चल के बस्तर पहुंची थी और भूख के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार मजदूरों का जो आने का सिलसिला है, अन्य राज्य से पद यात्रा करते हुए मजदूर पहुंच रहे थे, लेकिन
कहीं ना कहीं जिस तरह से अन्य राज्यों ने पहला फैसला लिया और लगातार अपने राज्य के जो मजदूर है उनको लाने के लिए तत्काल व्यवस्था की गई, लेकिन वहीं अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ ने फैसला तो कर दिया लेकिन काफी देर से किया। हालांकि अब 15 ट्रेनों की व्यवस्था जो है राज्य सरकार के द्वारा किया गया। राज्य सरकार ने उसके लिए एक ऐप जो है वो भी जारी कर दिया गया है। जो मजदूर बाहर फंसे हैं, इस ऐप में ऐप तो जारी कर दिया है कुलेश्वर, ऐप जारी कर दिया है, लेकिन क्या वो लोग जो मजदूर हैं वो क्या समझ पाएंगे ऐप से, उनको क्या लाभ होगा? तो इनके साथ क्या कुछ अफसरों को भी लगाया गया होगा कि मजदूर कैसे आएंगे? ट्रेनों की व्यवस्था कर दी, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए तो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मेहरबा कहा जाएगा कि बड़ी मेहरबानी कर दी सरकार ने, देर से ही सही पर कर तो दी है, वो लोग अपने घर लौट पाएंगे। पर कैसे इस ऐप का कैसे काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो जो मजदूर होंगे मुझे लगता है वो नहीं समझ पाएंगे कि ऐप का कैसे इस्तेमाल करना। देखिए, ऐप तो इन्होंने जारी किया, साथ ही उसके साथ मोबाइल नंबर जो है, टेलीफोन नंबर दोनों ही जारी किए। इसके लिए अलग से 6 अधिकारी जो है नियुक्त किए गए हैं अलग अलग राज्यों के लिए। तो अगर जो ऐप के माध्यम ऐप को नहीं समझ पा रहे उनके लिए टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर भी जारी किए है। उसमें भी उन्होंने सूचना देकर संबंधित जहां से ट्रेन छूटेगी वहां पे वो ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर लगातार सरकार बात कह रही थी, लगातार केंद्र पे कह रहे थे कि केंद्र हमको अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस बीच अगर हम पूरी बात की जाए, जो इस पूरा जो दिन जो बीता है उसमें कई ऐसे मजदूर हैं जो पैदल चल के भूखे प्यासे कड़ी धूप में पैदल चल के रायपुर पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद भी जो है उनको कोई खास व्यवस्था नहीं मिली। अभी भी अगर हम बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के जो मजदूर है उनका भी पदयात्रा जारी है। अन्य राज्यों से कई किलोमीटर की यात्रा करके जो है वो अपने प्रदेश पहुंच रहे हैं। हालांकि अब सरकार ने 15 ट्रेनों की व्यवस्था कर दी है और कुछ ट्रेन जो है आज बिलासपुर पहुंची है और आने वाले समय में और भी जो ट्रेन है वो मजदूरों को लेकर छत्तीसगढ़। चलिए कुलेश्वर, जब मजदूर पहुंचे तो जरूर उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि कई दफा दावे अलग होते हैं और जो सच्चाई होती है वो मजदूरों से बात करने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन सरकार का ठीक है, देर से सही पर अच्छा प्रयास है। कम से कम वो जो मजदूर कई दिनों से उम्मीद लगाकर बैठे अपने घर आने का, तो उनको घर आने का मौका मिलेगा। अब कोरोना की बड़ी खबर आप सुन रहे होंगे, कई दिनों से ये चर्चा है, केंद्र सरकार की तरफ से एक ध्यान भी दिलाया गया था कि नकली किट बाजार में आ गए हैं, नकली मास्क बाजार में आ गए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंदौर में भी यही कुछ मिला है। नकली सामान की चर्चा के बीच अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नकली मास्क और पीपीई किट खरीदने का मामला सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के स्टोर कीपर पर गाजगिरी है। इस पूरे मामले को स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी सवालों के घेरे में है। स्पंज भरे नकली मास्क 250 रुपए की कीमत पर सीएमएचओ दफ्तर ने खरीदकर तमाम अस्पतालों में सप्लाई कर दिए। जब डॉक्टरों ने इन्हें देखा तो पाया कि इन मास्क में स्पंज के टुकड़े फंसा रखे हैं, साथ ही इन पर जेनेरिक 951 लिखा है। करीब 2000 मास्क खरीदने की बात सामने आई है। एमवाई के सीएमएचओ डॉक्टर पीएस ठाकुर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नकली से सावधान, यानी आप भी कहीं से मास्क ले रहे हैं तो जरा समझ लीजिए असली और नकली का फर्क। इसमें 250 रुपए की खरीदी दिखाई गई है और जैसा 951 जेनरिक इस पर लिखा हुआ था इन मास्क पर, और एमवाई से इसकी सप्लाई भी हो गई बाकायदा। फिर भी वही कह रहे हैं सीएमएचओ साहब, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे। जांच कराने की जरूरत क्या है, क्योंकि आप ही तो जिम्मेदार हैं, आप ही तो वहां बैठे हुए थे। खैर, भारत से समझते हैं असलियत क्या है इसमें और क्या सच्चाई है। भारत मास्क और पीपीई किट के नकली होने की बात कोई नई नहीं है। देश भर में कई जगह से बात आई, चाइना पर को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने सप्लाई कर दी और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस सप्लाई को ले भी लिया और फिर दूसरे अस्पतालों में पहुंचा दिया। बिल्कुल मनोज जी, कहा जाना बिल्कुल सही है कि ये नकली किटों का जो मामला था या नकली मास्क को लेकर के जो मामला था ये लगातार देखने को मिल रहा। प्रदेश ही नहीं, देश के भी अलग अलग, चाइना की बात की जाए तो ये साफ तौर से देखने को मिला कि नकली पीपी किट वहाँ से भेजी गई, जांच सैंपल की किटें वहाँ से नकली आई। लेकिन अब अगर बात की जाए कि जो सबसे हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इंदौर, क्योंकि पहले ही रेड जोन में और लगातार मरीजों की संख्या में भी जो है वो बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन अच्छी राहत की खबरें भी जहां पर मिल रही है। लेकिन एक ऐसा मामला जहां पर खुद अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किट जो है दी गई थी एमवाईएच हॉस्पिटल में, जहां पर कोरोना का पेशेंट भी वहां पर मौजूद है, तो वहां पर ये नकली किटों का मामला सामने आया। वहां पर पीएस ठाकुर का कहना है कि ये जो किट थी ये कहीं ना कहीं संक्रमण कर सकती है और ये वो किट नहीं है। जो किट में अगर बात की जाए तो N95 जो मास्क की अगर बात की जाती है, क्योंकि सबसे बेहतर माना जाता है N95 सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन उसके अंदर जो फॉर्म, जो उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ था वो एक फॉर्म था जिससे कि कई परेशानियां हो सकती थी, सांस लेने में भी काफी समस्याएं हो रही थी।
तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये किट नकली है। ये पूरा 95 की संज्ञान जगह कलेक्टर के पास- 95 की जगह भरत, इस पर तो 951 लिखा हुआ था। जी बिल्कुल, बता दें कि जो मार्क्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए थे, यहाँ से तकरीबन बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग से 2000 के करीब ये किट मार्क्स भेजे गए थे, लेकिन ये मार्क्स कहाँ तक ओरिजिनल है या कहाँ तक नकली है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि कलेक्टर ने इसकी पूरी जांच अपर कलेक्टर को दे रखी है और इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर इस पर संज्ञान जांच लेने के बाद में जो है वैधानिक कार्रवाई करेगी। साथ ही अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ प्रवीण जड़िया की, तो ये उनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे विषय पे हम भी जांच कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शक के दायरे में वो भी है, क्योंकि वो यहाँ के इंचार्ज है। सबसे अहम जो नाम सामने आ रहा था वो डॉक्टर माधव हसानी का था, क्योंकि वो कुछ समय पहले स्टोर के जो इंचार्ज थे और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, सीएमएचओ के अपर सीएमएचओ की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्हें स्टोर से इंचार्ज से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं स्टोर कीपर पर भी जो है जांच बिठाई गई है फिलहाल, क्योंकि उनका ये भी कहना है, स्टोर कीपर से भी हमारी इस विषय पर चर्चा हुई थी, क्योंकि उसका हिसाब से कहना था कि ये पूरे मार्क्स, क्योंकि कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे इंदौर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक है जो सहयोग के रूप में भी ये किट दे करके जा रहे हैं, तो ये किट कौन सी थी, क्या सहयोग के रूप में दी गई किट थी या इन किटों को खरीदा गया था, ये अभी जांच का विषय। चलिए भारत ध्यान रखिएगा, लेकिन नकली किट से सावधान रहिएगा। आप भी मास्क लगा रहे तो देख लीजिएगा कहीं इंदौर में, क्योंकि कोरोना के काफी मरीज है और मौके का लाभ हर कोई लेना चाहता है। आप देखिए एक तरफ बाकी जो कर्मचारी है, बाकी जो वॉरियर्स है वो सेवा में लगे हैं, लेकिन लोग यहां भी मेवा कमा लेना चाहते हैं। बहुत गजब है, चलता रहता। खैर, अंतिम और लास्ट खबर और बड़ी चौंकाने वाली खबर है। आपने सिंघम फिल्म देखी होगी। सिंघम में सिंघम के जो कलाकार हैं अजय देवगन, वो सिंघम बनते दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक सिंघम देखिएगा। ये जो खबर है ये दमोह के से आ रही है और दमोह जिले के सिंघम की, जी हां, ये बड़ी चर्चा है इंदौर। दमोह के नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी मनोज यादव का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मनोज स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं और वो चलती हुई दो कारों के बीच ऊपर खड़े होकर अपने आप को सिंघम बता रहे हैं। इससे पहले भी मनोज यादव के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। ये कैसा सिंघम? दरअसल ये सिंघम है मनोज यादव और दमोह के रहने वाले हैं। आप देखिएगा, तस्वीर देखिएगा पहले, और ये वही तस्वीर है जिसमें सिंघम के रूप में नजर आ रहे हैं। दो गाड़ियां आगे बढ़ रही है और वो दिखा रहे हैं कि सिंघम, लेकिन असलियत में सिंघम है, क्योंकि सिंघम की भूमिका सिंघम पिक्चर में बड़ी ईमानदारी के साथ दिखाई गई। तो मनोज यादव की भूमिका भी ऐसी है या कुछ और है, समझते हैं। दमोह से हमारे साथ संजय जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। संजय, ये जब वीडियो वायरल हुआ तो खासा चर्चा में बना और ऐसा लगा जैसे सिंघम पिक्चर की शूटिंग चल रही हो, फिर से सिंघम रिटर्न दिखाई देने लगा हो। सच्चाई क्या है इस पूरे मामले में और क्या कोई कार्रवाई हुई है इन साहब के ऊपर? जी मैं आपको बता दूं, ये एसआई मनोज यादव है जो नरसिंहगढ़ चौकी में प्रदर्शन, लगातार इनके कई टिकटॉक वीडियो भी पहले भी आ चुके हैं, कई तरह के वीडियो है। और इनकी जो कार्यशैली काफी चर्चाओं का विषय रहती है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में काफी दबदबा बना के रखते हैं कि इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। इसी बीच जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद लगातार ये लोगों को विरोध भी सामने आने लगा और पुलिस अधीक्षक तक ही जब ये वीडियो पहुंचा, IND 24 के द्वारा जब ये वीडियो दिखाया गया, खबर दिखाई गई, तो इसका जब पुलिस अधीक्षक से बयान जानना चाहा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इस मामले में नोटिस जारी कर दिए गए। 24 घंटे के अंदर जांच पूर्ण करने के साथ ही कार्रवाई तय की जाएगी। सागर रेंज के IG अनिल शर्मा से भी मेरी बात हुई, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि वीडियो सामने आ गया है और ये काफी गंभीर मामला है कि जिस समय कोरोना काल चल रहा है, तमाम जो लोग हैं पुलिस को सम्मान कर रहे हैं, और ऐसे में पुलिस ही जब इस तरह की वीडियो बनाएगी तो कैसे लोगों की नजर में। चलिए संजय, ध्यान रखिएगा आप, और यही स्टंट है, कहीं स्टंट नौकरी पे ना बनाए। संजय सही, आप सही कह रहे हैं, ये मनोज यादव है जो दमोह के हैं। तो मिड सेशन में हम इसी तरह की 5 खबरें लेकर आपके सामने आते हैं, जिसमें राजनीति होती है, स्टंट भी होता है और बहुत कुछ। तो अगली खबरों के लिए जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर नई खबरें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इन खबरों में सब कुछ आपको मिलेगा। तो मिड सेशन को आप जरूर बने रहिए। मिड सेशन पर कल फिर मुलाकात होगी 3:30 बजे आपसे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए IND 24।